गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पटल विरूपण। पटल विरूपण में हमने लास्ट क्लास में वलन के बारे में पढ़ा था। आज हम भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट के भूगोल के पेपर 1 फिज़िकल ज्योग्राफी की यूनिट 2 का हिस्सा है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पृथ्वी पर जो स्थल रूप है उनको जो प्रभावित करने वाले कारक है या भूपटल पर जो परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अंतर्जात बल तथा बहिर्जात बल। और अंतर्जात बलों में प्रमुख बल है पटल विरूपणी बल, अर्थात ऐसा बल जो संपूर्ण भूपटल या उसके बहुत बड़े भाग पर दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों के कारण जो नवीन भू आकारों का निर्माण होता है वही पटल विरूपणी बल होता है। अर्थात यह बल दीर्घकाल तक कार्य करेगा। जबकि दूसरा बल होता है आकस्मिक बल, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट की घटना, भूकंप की घटना इत्यादि। पटल विरूपणी बल में हमने जो आपके कोर्स के अंदर दो है, वलन एवं भ्रंशन। तो हमने वलन हमारी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम भ्रंशन के बारे में, फॉल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रंश का अर्थ क्या है। भ्रंश क्या होता है कि जब तनाव मूलक भू संचलन की तीव्रता के कारण भूपटल की शैलों में एक तल के सहारे यदि दरार उत्पन्न हो जाती है, जिससे विभंग तल के सारे बड़े पैमाने पर शैल खंडों का विस्थापन होता है, तो उसको हम भ्रंश कहते हैं। और जिस तल के सहारे भ्रंश का निर्माण होता है उस तल को हम भ्रंश तल के नाम से जानते हैं। अर्थात जिस तरीके से हमने वलन में बात की थी कि दोनों तरफ इस तरीके से बल लगे और उसके कारण से क्या हुआ, वलन का निर्माण हुआ। ऊपरी भाग उसका अपनति, नीचे का भाग अभिनति। जबकि भ्रंश में क्या होता है, दोनों जो भाग है वो दूर दूर जाते हैं, अर्थात शैलों के बीच में क्या होती है, एक दरार उत्पन्न हो जाती है। तो वही क्रिया क्या होती है, भ्रंश या भ्रंशन कहलाती है। बात करते हैं भ्रंश के तत्व या अंगों की। तो पहला जो इसका भ्रंश का तत्व होता है वो कहलाता है विभंग तल या भ्रंश तल। विभंग तल क्या होता है, विभंग तल एक सतह होती है जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है। यह जो विभंग तल है ये लंबवत भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है, झुका हुआ भी हो सकता है, वक्राकार हो सकता है या किसी भी रूप में हो सकता है। अर्थात जिस तल के सहारे चट्टानों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, उस तल को हम विभंग तल कहते हैं। हमारी जो दूसरा इसका भ्रंश का तत्व या अंग है वो है भ्रंशनति। भ्रंशनति क्या होता है, जो भ्रंश और उसका क्षैतिज तल है उसके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को ही हम किस नाम से जानते हैं, भ्रंशनति या विभंग तल की नति के नाम से जानते हैं। तीसरी हमारी परिभाषा है उत्क्षेपित खंड। उत्क्षेपित खंड को हम ऊर्ध्वपात पार्श्व के नाम से भी जानते हैं। भ्रंश तल के दूसरी ओर के खंड की अपेक्षा जो भाग थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है उसी भाग को हम उत्क्षेपित खंड कहते हैं। और जो भाग थोड़ा सा नीचे होता है उसे हम अधःक्षेपित खंड कहते हैं। अधःक्षेपित खंड को हम अवपात पार्श्व के नाम से भी जानते हैं। अवपात पार्श्व ये होता है अधःक्षेपित खंड। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका डिप एंगल या भ्रंशनति का जो कोण है वो है। जो भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है वो ये ऊर्ध्वपात खंड या उत्क्षेपित खंड है। जो भाग नीचे चला जाता है उसे हम अधःपात खंड या अधःक्षेपित खंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट भ्रंश का जो तत्व है वो है शीर्ष भित्ति। शीर्ष भित्ति
शेष भित्ति क्या होती है? जो भ्रंश की ऊपरी दीवार होती है उसी को हम शीर्ष भित्ति या ऊपरी भित्ति के नाम से जानते हैं, और जो भ्रंश की निचली दीवार होती है उसे हम पाद भित्ति के नाम से, फुटवॉल के नाम से जानते हैं। लास्ट हमारी डेफिनेशन है भ्रंश कगार। भ्रंश कगार क्या होता है? तो भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित जो खड़े ढाल वाला किनारा होता है उसी को हम भ्रंश कगार कहते हैं। अधिक खड़े ढाल के कारण कभी कभी ये जो कगार है वो क्लिफ के समान भी होते हैं, और ये जो कगार है स्कार्प, इसका निर्माण सदैव भ्रंशन के द्वारा ही नहीं होता है, कभी कभी इस कगार का निर्माण अपर्दन की क्रिया के द्वारा भी हो सकता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सारी आकृतियाँ, स्ट्राइक, डिप, भ्रंश, कगार, ये सभी इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भ्रंश के प्रकार। भ्रंश के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं: सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, पार्श्व या नति लंबी भ्रंश और सोपानी भ्रंश। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य भ्रंश की। सामान्य भ्रंश में क्या होता है कि जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशा में सरक जाते हैं तो उसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चट्टान में क्या हो गई है? दरार पड़ गई है। दरार पड़ने के कारण उसके जब दोनों खंड विपरीत दिशा में सरक जाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? सामान्य भ्रंश कह देते हैं। इस प्रकार के भ्रंश का जो भ्रंश तल होता है वो प्राय लंबवत या खड़े ढाल वाला होता है, और सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित खड़े ढाल वाले जो भ्रंश कगार है उन्हीं को हम भ्रंश कगार के नाम से जानते हैं। ये जो भ्रंश कगार है इनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर बहुत हजार मीटर तक हो सकती है, लेकिन कगार की हम वास्तविक ऊंचाई का पता लगाना हमारे लिए काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उसमें अपर्दन के द्वारा भी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भ्रंश कगार का निर्माण केवल भ्रंश के द्वारा नहीं होता है, अपर्दन के द्वारा भी होता है, इसलिए अपर्दन द्वारा भी इसका ह्रास होता रहता है, इसलिए हम इसकी वास्तविक ऊंचाई का पता नहीं लगा पाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट भ्रंश का प्रकार है वो है व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है कि जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के जब दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो इस प्रकार निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे दरार आ गई है और इसके कारण से चट्टान के दोनों खंड आप देख रहे हैं कि आमने सामने खिसक रहे हैं, तो इस प्रकार का भ्रंश व्युत्क्रम भ्रंश कहलाता है। इस तरह के भ्रंश में चट्टान का जो एक खंड होता है वो दूसरे पर चढ़ जाता है और इसी कारण से इस क्रिया को हम उत्क्रम भी कहते हैं, और इसके आधार पर जो व्युत्क्रम भ्रंश बनता है उसको हम उत्क्रम भ्रंश या क्षेपित भ्रंश भी कह देते हैं। इस प्रकार के भ्रंश में भ्रंश तल का जो ढाल होता है वो सामान्य होता है। ये जो व्युत्क्रम भ्रंश है इसका निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा जो संपीड़न लगता है उसके द्वारा ही होता है, इसलिए इस भ्रंश को हम संपीड़नात्मक भ्रंश भी कह सकते हैं। और जब संपीड़न अधिक हो जाता है तो भ्रंश का एक खंड दूसरे खंड के ऊपर चढ़ जाता है और इस प्रकार के भ्रंश को हम अधिक्षिप्त भ्रंश कह देते हैं, और इसमें जो भ्रंश तल होता है वो प्राय क्षैतिज होता है। नेक्स्ट हमारा भ्रंश का प्रकार है पार्श्वीय भ्रंश या नति लंबी भ्रंश। पार्श्वीय या नति लंबी भ्रंश हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जब क्षैतिज दिशा में संचलन होने से भ्रंश तल के सारे क्षैतिज गति होती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं क्षैतिज गति हो रही है, तो क्षैतिज गति होती है तो इसे हम पार्श्वीय भ्रंश या नति लंबी भ्रंश के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जो भ्रंश होते हैं उनमें या तो कगार की रचना होती ही नहीं है या फिर हो ही नहीं पाती है, और यदि होती है तो बहुत कम ऊंचाई होती है उनकी। समझ गए आप लोग? या तो इसमें क्या होगा, भ्रंश कगार बनेगा ही नहीं
और बनेगा तो बहुत कम ऊंचाई का होगा। अब यहाँ आपके लिए दो शब्द जानने महत्वपूर्ण हैं। एक होता है सिनिस्ट्रल भ्रंश और दूसरा होता है डेक्स्ट्रल भ्रंश। इन दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। सिनिस्ट्रल भ्रंश क्या होता है कि जब शैल खंड का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर होता है तो उसे हम सिनिस्ट्रल भ्रंश कहते हैं, और जब शैल खंड का स्थानांतरण भ्रंश तल के दाईं ओर होता है तो उसे हम डेक्स्ट्रल भ्रंश कहते हैं। इन डायग्राम्स में आप सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल भ्रंश देख सकते हैं। अब हम देखते हैं भ्रंश का जो चौथा प्रकार है वो है सोपानी भ्रंश, कि आखिर सोपानी भ्रंश क्या होता है। इस चित्र में आपको सोपानाकार भ्रंश दिखाई दे रहा है। तो जब किसी भूभाग में कई तरह का भ्रंशन इस तरीके का बनता है कि सभी भ्रंशतल की ढाल एक ही दिशा में हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी भ्रंशों का ढाल क्या है, एक ही दिशा में है। तो ऐसे भ्रंश को हम सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इस तरह के जो भ्रंश है इनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है कि भ्रंश द्वारा जो अधःक्षेपित खंड है उसका अधोगमन एक ही दिशा में हो। यदि विपरीत दिशा में होगा तो कभी भी सोपानी भ्रंश का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने भ्रंश के चारों प्रकार देख लिए, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, पार्श्व या नतिलंबी भ्रंश और सोपानी भ्रंश। अब हम बात करते हैं कि भ्रंशन के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है, क्योंकि भ्रंशन में हम देखते हैं कि स्थलखंड का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे चला जाता है, तो काफ़ी स्थल रूपों का निर्माण होता है, जैसे होस्ट, ग्राबेन, रिफ्ट वैली इत्यादि। यहाँ हम रिफ्ट वैली के बारे में बात करेंगे। भ्रंशन की क्रिया के द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या इसे हम दरार घाटी या भ्रंश घाटी के नाम से भी जानते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। जब किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग धंस जाता है, जैसे ये दो भाग है और इनके बीच का भाग क्या हो गया, नीचे धंस गया, तो क्या होगा, एक बेसिन या घाटी का निर्माण होता है और उसी घाटी को हम रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं। विश्व में यदि रिफ्ट घाटी के उदाहरण की बात करें तो राइन नदी की जो घाटी है वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ये एक प्रमुख रिफ्ट घाटी है जो कि बसेल एवं बिंजेन नगर, दोनों जर्मनी के नगर हैं, उनके बीच में लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई और 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। इस राइन नदी के घाटी की एक तरफ वोस्जेस और हॉर्स पर्वत और दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट तथा ओडेनवाल्ड पर्वत का विस्तार है। ये जो पर्वत है वोस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये हॉस्ट या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, और बीच में ये जो घाटी बनी है राइन नदी की घाटी, ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं के बारे में। रिफ्ट घाटी भ्रंश द्वारा उत्पन्न एक ऐसी स्थलाकृति है जिसके निर्माण की समस्या आज भी रहस्यमय बनी हुई है। यद्यपि विद्वानों ने कई रिफ्ट घाटियों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया और अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, लेकिन ये सभी सिद्धांत परिकल्पना मात्र ही बनकर रह गए हैं, क्योंकि आज तक कोई ऐसा मत प्रतिपादित नहीं किया जा सका है जिसके विषय में सभी विद्वान एकमत हो सके। रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार की जो परिकल्पनाएं हैं उनका प्रतिपादन किया गया है। पहली है तनाव मूलक परिकल्पना और दूसरी है संपीड़नात्मक परिकल्पना। पहले हम बात करते हैं तनाव मूलक परिकल्पना की। तनाव मूलक परिकल्पना कहती है कि जिस प्रकार किसी भवन के मेहराब के बीच वाले सबसे ऊपरी भाग में स्थित पत्थर या ईंट जब मेहराब में दरार के कारण नीचे की ओर सरकते हैं
तो बीच में रिक्त स्थान बन जाता है। उसी प्रकार भूपटल पर चट्टानों में तनाव के कारण, दो चट्टानें हैं, उनमें तनाव के कारण उनके बीच का भाग जब नीचे धंस जाता है या नीचे सरक जाता है तो बीच में रिक्त स्थान का निर्माण होता है और इसे ही रिफ्ट घाटी कहते हैं। वास्तव में इस परिकल्पना की काफ़ी आलोचना की गई क्योंकि ये काफ़ी गलत अवधारणाओं पर आधारित है। क्योंकि भवन के मेहराब के नीचे रिक्त स्थान होता है, अतः जो बीच का पत्थर या की स्टोन है वो आसानी से नीचे सरक सकता है। परंतु भूपटलीय चट्टानों के नीचे रिक्त स्थान नहीं होता है, अतः बीच वाले चट्टानी भाग को नीचे सरकने में कठिनाई होगी और ये तभी नीचे सरक सकता है जबकि यह नीचे स्थित मैग्मा का स्थानांतरण करने में समर्थ हो। तो इस हिसाब से होना ये चाहिए कि रिफ्ट घाटी के निर्माण के समय ज्वालामुखी क्रिया होनी चाहिए क्योंकि स्थानांतरित मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करेगा, लेकिन सदैव यह आवश्यक नहीं है क्योंकि अनेक गहरी रिफ्ट घाटियों में ज्वालामुखी क्रिया के कोई लक्षण या प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस आधार पर वर्तमान समय में तनाव मूलक परिकल्पना को मान्यता नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी परिकल्पना, संपीड़नात्मक परिकल्पना की। तनाव के कारण रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ विद्वान जैसे वेलेंड, बेली, बिलेस, स्मिथ और बलार्ड इत्यादि ने ये जो दूसरी संकल्पना है संपीड़नात्मक परिकल्पना, इसका प्रतिपादन किया था। इस परिकल्पना के अनुसार रिफ्ट घाटियों का निर्माण तनाव द्वारा न होकर गहराई वाले दाब के कारण या संपीड़न के कारण होता है। वर्तमान समय में रिफ्ट घाटी की जो कई समस्याएं हैं उनका निदान न तो तनाव मूलक परिकल्पना से हो पाया है और न ही संपीड़नात्मक परिकल्पना से। हमें इस क्षेत्र में और अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है। धन्यवाद।